हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्मार्ट टैंकर्स क्लासेस के इस बेहतर वीडियो में। आज हम लोग कक्षा 12 अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो लेक्चर नंबर देख रहे हैं, ये आप लेक्चर नंबर 12 देख रहे हैं और इसको ध्यान से समझिएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आसानी से आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर में इसका मतलब क्या है और डायग्राम से किस तरीके से हमें पूरा डेरिवेशन करना है, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए शब्द यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक समान रूप से आवेशित। यहाँ पे एक गोलीय कोश देख रहे हैं, एक वलय देख रहे हैं जो कि एक समान रूप से क्या है, धन आवेशित है। इस पूरे गोलीय कोश के कारण एक बिंदु हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, एक बिंदु हम लोग P लेंगे, यहाँ पर एक बिंदु P लेंगे और इस बिंदु P पे हमें क्या करना है, इस गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो वलय है इस वलय का त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता लगाना पड़ेगा, इस वलय का केंद्र। तो वलय का केंद्र यहाँ पे है जिसको हम लोग बिंदु O माने हैं, ठीक। अब इस वलय के केंद्र से हम लोग पूरे जो गोला है उसका परिधि निकालने के लिए हमें त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो हम लोग परिधि तक की दूरी देखेंगे, तो यहां से O से इस परिधि तक की दूरी क्या है, स्मॉल a मान लेंगे। अब जो यहाँ पे केंद्र, इस वलय का केंद्र देख रहे हैं, इस वलय के केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु P है और इसी बिंदु P पर इस पूरे गोलीय कोश के कारण हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, जैसे हम लोग वलय यहाँ पे मान एक पूरा गोलीय कोश है, एक पूरा वलय है। ये जो वलय है वो छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना होगा। तो मान लेंगे एक छोटा सा खंड AB है, तो इस AB खंड के कारण इस बिंदु P पे तीव्रता निकाल लेंगे, फिर इस पूरे गोलीय कोश के कारण इस बिंदु P पे तीव्रता निकाल लेंगे। मतलब अगर यहाँ पे छोटे जो खंड है, एक छोटा सा खंड AB देख रहे हैं ना, यहाँ पे डॉट 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 डॉट, तो AB एक क्या है, छोटा सा खंड है। इस छोटे से खंड के कारण इस बिंदु P पे हम लोग तीव्रता निकाल लेंगे। फिर जितने भी जो भी यहाँ पे वलय है, पूरा वलय क्या है, इसी तरीके से छोटे छोटे खंड से ही तो मिलकर बना है। जैसे एक छोटा सा खंड यहाँ पे हो गया, एक छोटा सा खंड यहाँ पे हो गया, एक छोटा सा खंड यहाँ पे हो गया। तो इस तरीके से ढेर सारे जो खंड है उन्हीं खंडों से ही तो मिलकर हमारा ये वलय बना हुआ है। तो एक छोटे से खंड के लिए निकाल लेंगे, फिर उसका हम लोग क्या करेंगे, पूरे का योग कर देंगे, तो हमें पूरे वलय के कारण तीव्रता मिल जाएगी। तो इसी पूरे डेरिवेशन को हम लोगों को करना है और किस तरीके से समझना है उसको भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक हमारा गोलीय कोश है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या क्या है, स्मॉल e है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कोई गोलीय कोश, माना कोई गोलीय कोश जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या स्मॉल a है, ठीक। एक हमारा गोलीय कोश है जिसका केंद्र यहाँ पे है, वो क्या है, O है, और इस केंद्र से इस वलय की परिधि तक की जो दूरी है वो स्मॉल a है। मतलब जो वलय का त्रिज्या है वो क्या है, स्मॉल a है। अब वलय के केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, ठीक। वलय के केंद्र से x दूरी, ये हमारा वलय का केंद्र हो गया, इससे x दूरी पर एक बिंदु P है और इसी बिंदु P पर इस गोलीय कोश के कारण हमें क्या करनी है, तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ पे जो एक गोलीय कोश देख रहे हैं, ये गोलीय कोश क्या है, एक समान रूप से धन आवेशित है। एक समान रूप से क्या है, धन आवेशित है। तो यहाँ पे लिखेंगे इस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। क्योंकि ये पूरा गोलीय कोश पे प्लस क्यू आवेश का मतलब एक धनावेश तो दिख रहा है ना इस पूरे गोलीय कोश पे, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि ये जो गोलीय कोश है पूरा तरीके से क्या है, धनावेशित है। तो इस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, ठीक। फिर आगे हम लोग क्या मानेंगे कि बिंदु O से या गोलीय कोश के केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। आगे लिखेंगे
वलय माना वलय के केंद्र, माना वलय के केंद्र ओ से स्मॉल एक्स दूरी पर, स्मॉल एक्स दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इस पर हमें क्या करना है, इस बिंदु P पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना बात आपको समझ में आ गया। आगे हम लोग क्या लिखेंगे, आगे हम लोग लिखेंगे जो ये वलय है ये छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना हुआ है। तो एक छोटा सा खंड हम लोग ए भी लेंगे और उस छोटे से खंड से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है। इस खंड से इस बिंदु P तक की दूरी क्या है, स्मॉल आर। तो एक बिंदु P पर है, तो इस छोटे से खंड के कारण सबसे पहले हम लोग तीव्रता निकालेंगे, फिर हम लोग क्या बोलेंगे, इस पूरे वलय के कारक तीव्रता। ठीक, तो हम आगे क्या लिखेंगे उसको देखिए। तो आगे हम लोग लिखेंगे माना वलय, माना वलय छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना है अतः फिर एक खंड, अतः एक लघु खंड ए बी जिससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है। अतः माना वलय छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना है तथा लघु खंड ए बी से स्मॉल आर दूरी पर स्थित, स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर, स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर लघु खंड के कारण तीव्रता। तो लघु खंड के कारण तीव्रता क्या होगी, जैसे एक छोटा सा वलय का टुकड़ा लेंगे तो ये पूरा एक समान से धन आवेशित है, मतलब इस पूरे गोली कोष पे धन आवेशित है। तो लघु खंड पे जो आवेश होगा वो भी तो छोटा धन आवेश होगा। तो इस लघु खंड पे जो धन आवेश है तो वो डेल्टा क्यू है, और इस पूरे गोली कोष पे आवेश जो है वो क्या है, क्यू है। तो इस लघु खंड के कारण अगर हम लोग आवेश निकालेंगे तो वो डेल्टा क्यू है। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जितना छोटा हमारा टुकड़ा लेंगे उस पर जो आवेश की मात्रा रहेगी वो क्या होगी, उतना ज्यादा कम होगी। ठीक, तो इतना कहानी आपको समझ में आ चुकी है। तो आगे हम लोग, और इस लघु खंड के कारण इस बिंदु P पे जो तीव्रता का मान आएगा वो तीव्रता का मान भी क्या आएगा, कम ही आएगा। क्यों कम आएगा, क्योंकि ये छोटा सा टुकड़ा है। अब पूरे गोली को उसके कारण तीव्रता लेंगे तो ज्यादा होगा। ठीक ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, E बराबर 1/4πε0 Q के बटा R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग क्या करते हो, जानते हो। तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। ठीक, हम लोग फॉर्मूला क्या कौन सा लगाएंगे, यही वाला लगाएंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, E बराबर 1/4πε0 डेल्टा क्यू। क्योंकि यहाँ पे जो लघु खंड है उसके कारण जो आवेश है वो क्या है, उसके पास जो आवेश है वो डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू के बटा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो स्मॉल आर है, तो इसलिए यहाँ पे आर स्क्वायर कर दिया गया है। ठीक, अब हम लोग इस वाले समीकरण में क्या करेंगे, इस वाले समीकरण को जो देख रहे हैं इसमें हम लोग दोनों तरफ cos थीटा से गुणा कर देंगे। दोनों तरफ क्या कर देंगे, cos थीटा से गुणा कर देंगे। तो इंप्लाइज दैट, इसका मतलब आपको क्या मिल गया, डेल्टा ई। और इसके कारण जो तीव्रता मिल रही है वो डेल्टा ई है। ठीक ना, इस लघु खंड के कारण जो तीव्रता मिलेगी वो डेल्टा ई मिलेगी। तो इंप्लाइज दैट डेल्टा ई cos थीटा बराबर 1/4πε0 डेल्टा क्यू
आर स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक, इसको समीकरण नंबर 1 आप लोग मान लो। ठीक, इस वाले समीकरण में, ये वाला जो समीकरण देख रहे हैं, इसमें इधर भी cos थीटा से गुणा हो गया और इधर भी cos थीटा से गुणा हो गया, तो हमें क्या मिल गया, डेल्टा ई cos थीटा को गुणा करेंगे तो cos थीटा बराबर 1/4 डेल्टा क्यू के बटा आर स्क्वायर cos थीटा। ठीक, इतना आपको मिल चुकी है। आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे देखिए हम लोग क्या करते हैं। अब देखिए जो एक वलय है वो छोटे छोटे खंडों से मिला के बना है। अब इस पूरे वलय के कारण हम लोग क्या करेंगे, यहां पे तीव्रता निकालेंगे। तो यहां पे लिखेंगे अतः, यहां पे आगे हम लोग लिखेंगे क्या, अतः संपूर्ण वलय के कारण, अतः संपूर्ण वलय के कारण बिंदु P पर तीव्रता, पूरे वलय के कारण बिंदु P पे तीव्रता क्या आएगी, देखिए क्या आता है। तो पूरे वलय के कारण अगर हम तीव्रता निकालेंगे तो हमें E मिलेगा, और E बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा E cos थीटा। E बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा E cos थीटा। यहां पे क्या लगा देंगे, समेशन, क्योंकि लघुखंड जो वैल्यू है, जो लघुखंड का वैल्यू है वो क्या है, डेल्टा ई cos थीटा है। ठीक ना, लघुखंड के कारण जो तीव्रता मिल रही है वो डेल्टा ई cos थीटा मिले। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये बताना है कि cos थीटा आया कहां से, तो उसको भी मैं अभी आपको समझा दे रहा हूं। तो समेशन डेल्टा ई cos थीटा। अब देखिए cos थीटा आया कैसे, एक लघुखंड ए बी है और यहाँ पे दूसरा लघुखंड मान लो सी डी है। तो एक लघुखंड के कारण मान लो तीव्रता जो मिल रही वो इस बिंदु P पे दो घटकों में मिल रही, एक तो लंबवत घटक में मिल रही जो कि डेल्टा ई साइन थीटा है, और एक हमारा अच्छी स्थिति में, या हम लोग बोल सकते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति में मिले, तो ये क्या है, डेल्टा ई cos थीटा। ठीक, अब इस CD के कारण निकालेंगे तो इसके कारण भी एक बिंदु, इस बिंदु P पे तीव्रता मिलेगी, एक तो हमारे डेल्टा ई साइन थीटा मिलेगी, और इसके कारण जो दूसरा मिलेगा वो क्या मिलेगा, डेल्टा ई cos थीटा मिलेगा। तो डेल्टा ई साइन थीटा और डेल्टा ई cos थीटा दोनों का जो दिशा होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। इस वजह से ये वाली जो चीजें रहेंगी डेल्टा ई साइन थीटा और दोनों क्या रहेंगे, वो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। और हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल एक लघुखंड के कारण ले रहे हैं, तो एक लघुखंड के कारण जो तीव्रता मिली वो हमें केवल डेल्टा ई cos थीटा मिला है। ठीक ना, तो यहाँ पे जो लंबवत वाले जितने भी रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और हमारे पास डेल्टा ई cos थीटा बचेगा। तो यही cos थीटा वाला हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे बचा रहेगा, क्योंकि जो cos 0 का मान होता है वो क्या होता है, cos 0 का मान 1 होता है, और sin 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो sin 0 का मान 0 होता है, तो 0 वाला जो वैल्यू रहेगा वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक ना, और cos थीटा वाला जो वैल्यू रहेगा वो हमारे पास बचा रहेगा। तो वही यहाँ पे आपको देखना है। ठीक, तो समेशन डेल्टा ई cos थीटा हमारा क्या हो गया यहाँ पे वैल्यू। अब डेल्टा ई जो है उसका वैल्यू क्या है, 1/4πε0 डेल्टा क्यू के बटा आर स्क्वायर। तो यही मान यहाँ पे हम लोग उठा के रख देते हैं, तो हमें मिल जाएगा क्या, यहाँ पे 1/4πε0 समेशन डेल्टा क्यू के बटा आर स्क्वायर cos थीटा। अब समेशन डेल्टा क्यू क्यों यहाँ पे मिला, क्योंकि इस पे जो लघुखंड के पास आवेश है वो डेल्टा क्यू ही है। ठीक ना, जो लघुखंड के पास आवेश है वो क्या है, डेल्टा क्यू। और अब हम लोग पूरे वलय के कारण निकाल रहे हैं तो उसका हम लोग समेशन कर देंगे, क्योंकि समेशन का मतलब क्या होता है, जितने भी आवेश है उन सभी आवेशों का योग। तो यहाँ पे जितने भी आवेश है वो क्या है, क्यू है। आगे देखिए आपको क्या क्या मिलेगा, E बराबर 1/4πε0 क्यू के बटा आर स्क्वायर cos थीटा, ये आपको मिल जाएगा। ठीक, क्योंकि यहां पे जान लीजिए, क्योंकि डेल्टा क्यू समेशन डेल्टा क्यू का जो वैल्यू हो गया वो आपको अब क्या मिल गया, क्यू मिल गया है। समेशन डेल्टा क्यू का जो वैल्यू है वो आपको क्यू मिल गया है। ठीक, अब यहां से जो अगर cos थीटा का वैल्यू निकाले तो cos थीटा बराबर आप लोग क्या जानते हैं, cos थीटा बराबर आप लोग जानते हैं आधार के बटा कर्ण, आधार के बटा कर्ण। आधार क्या है, x। अगर इस वाले त्रिभुज को देखिए आप, ओ पी, यहां पे कोई बिंदु मान ले तो ए वाला त्रिभुज देखिए आप, ए वाला त्रिभुज देखिए, तो इसमें आधार क्या है, x, और कर्ण क्या है, r। तो आधार के बटा कर्ण, तो x के बटा r हो गया। ठीक, अब
कर्ण बराबर आप लोग क्या जानते हैं? कर्ण बराबर जानते हैं आप लोग, कर्ण बराबर आप लोग जानते हैं आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार यहां पे क्या है? एक्स स्क्वायर, और लंब क्या है? आर स्क्वायर। नहीं, लंब यहां पे क्या है? ए है। लंब तो ओ से इस परिधि तक की जो दूरी है वो क्या है? त्रिज्या ए ही है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। और कर्ण क्या है? आर, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे कुछ चीजें आपको मिल गई। एक तो कॉस थीटा बराबर क्या मिल गया आपको? एक्स के बटा आर मिल गया, और दूसरा आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका मतलब अगर आर का मान हम लोग निकाले तो आर बराबर हमें मिल जाएगा कड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये मिल जाएगा। तो कॉस थीटा का मान तो हमें मिल गया यहाँ पे, कॉस थीटा बराबर एक्स के बटा आर, और आर बराबर क्या मिल गया हमें? कड़ी में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर में 1/2। एक्स स्क्वायर को हमने आगे कर दिया और ए स्क्वायर को हमने बाद में कर दिया। ठीक, तो अब यही वाला वैल्यू हम लोग दोनों उठा के रखेंगे। आर के जगह पे ए वाला वैल्यू उठा के रख देंगे, और कॉस थीटा की जगह पे ये वाला वैल्यू उठा के रख देंगे। तो हमें क्या मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों? आर का वैल्यू क्या है? आर का वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर में 1/2 है। ठीक, यही है। और इसके पावर में क्या है? इसके पावर में है 2। ठीक, क्योंकि यहां पे स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक, आगे कॉस थीटा का वैल्यू क्या है? कॉस थीटा का वैल्यू है एक्स के बटा आर, और आर का वैल्यू आप यही देख रहे हैं, तो आर की जगह पे फिर हम लोग यही पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर घात में 1/2। ठीक, इतना हो गया। अब 1/2 यहां पे भी और इसके पावर में 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका पावर और इसका पावर दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू के बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, और x इसके साथ गुणा में हो जाएगा, तो q इंटू एक्स हो जाएगा। और ये वाला भी तो सेम चीज यही है ना, जो यहाँ पे देख रहे हैं वही चीज यहाँ पे। और इसका पावर जो 1/2 था वो 2 से कट गया, तो यहाँ पे अब पावर में क्या बचा? 1 बचा, और ये भी सेम है। तो अगर हमारा आधार सेम रहता तो घात क्या हो जाते? दूर जाते, तो 1 प्लस 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू एक्स के बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर घात में 3/2। ठीक, ये हमें मिल जाएगा। ठीक, और इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा होगी ओपी दिशा में। ठीक ना, दिशा क्या होगी? ओपी दिशा में, मतलब जो तीव्रता की दिशा होगी वो उधर की तरफ होगी। ठीक, आगे हम लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग एक चीज मानेंगे कि यदि जो बिंदु P है यहाँ पे, अभी तो वलय से x दूरी पर एक बिंदु P पे हम लोग तीव्रता निकाले, अब मानेंगे कि जो P बिंदु है वो हमारा कहां पे आ गया है? इस बिंदु O के केंद्र, या हम लोग बोल सकते हैं इस वलय के केंद्र पर आ गया है। तो जो यहां से यहां तक की जो दूरी थी x, वो हमारा क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग स्थिति फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। स्थिति 1, तो स्थिति 1 में हमें क्या पता चलेगा? स्थिति 1 में हमें पता चलेगा कि यदि बिंदु P वलय के केंद्र पर आ जाए तो क्या होगा। ठीक, यहां पे स्थिति 1 में हम लोग क्या देखेंगे? स्थिति 1 में हम लोग देखेंगे यदि बिंदु P, यदि बिंदु P वलय के केंद्र पर हो, तो यदि बिंदु P वलय के केंद्र पर आ जाएगा तो जो यहां से यहां तक की जो दूरी x थी, उस x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यदि x बराबर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर 0 हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो E का जो टोटल मान हो जाएगा, क्योंकि 0 का गुणा क्यों में करेंगे तो 0, और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो पूरा वैल्यू हो जाएगा, जो हमें E का वैल्यू मिलेगा, वो हमें क्या मिलेगा? 0 के बराबर मिल जाएगा। ठीक, तो जो तीव्रता मिलेगी वो हमें क्या मिल जाएगी? 0 के बराबर।
अब दूसरा स्थिति हम लोग देखेंगे, यदि जो बिंदु P है वो केंद्र से बहुत ज्यादा दूरी पे हो तो क्या होगा। तो उस कंडीशन में A का मान S के कंपेरिजन में बहुत छोटा हो जाएगा। तो दूसरा केस हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्थिति नंबर 2 को देखेंगे। स्थिति सेकेंड, स्थिति सेकेंड में हम लोग देखेंगे क्या कि जो ये बिंदु P है उसकी दूरी क्या है, इस बिंदु O से बहुत ज्यादा दूरी है। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगी, उस कंडीशन में जो x का जो मान है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो वही हम लोग देखेंगे, यदि यदि बिंदु P वलय से बहुत दूर हो तो, वलय से या वलय के केंद्र से भी बोल सकते हैं, ठीक ना, वलय से बहुत दूर हो तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो हमारा ए रहेगा वो क्या रहेगा, बहुत छोटा रहेगा किससे, एक्स से, क्योंकि ये त्रिज्या है ए, ये त्रिज्या ये बहुत छोटा रहेगा एक्स के कंपेरिजन में, क्योंकि एक्स तो बहुत दूर अब चला गया ना। तो इससे हमें क्या जानकारी मिलती है कि अगर हम लोग ए स्क्वायर को लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर से। तो इस वजह से ए स्क्वायर को हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो इस वाले समीकरण में से अगर हम लोग ए स्क्वायर को छोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू एक्स के बटा एक्स स्क्वायर घात में 3/2। अब 2 से 2 तो ये घात कट जाएगा, हमें क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू के बटा एक्स स्क्वायर, क्या मिलेगा, क्यू के बटा एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 से ये वाला घात कट जाएगा। अब यहाँ पे एक्स घात 3 बचेगा और एक एक्स से एक एक्स और कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, जब यदि बिंदु P बहुत ज्यादा दूरी पे हो। अब इसका अगर मात्रक लिखना चाहिए, ई का मात्रक, तो ई बराबर क्या होता है, एफ के बटा क्यू। तो मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पे मात्रक हो जाएगा, यहाँ पे न्यूटन प्रति कूलाम, ये हमारा क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। और यहाँ पे भी वही मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, और यहाँ पे भी वही मात्रक हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट आगे क्या देखेंगे, आगे हम लोग ये देखेंगे कि किस स्थिति पे हमें तीव्रता अधिकतम पता होगी। तो हम लोग जानते हैं कि जो ये वलय है, इस वलय के अक्ष पर ही जो तीव्रता रहेगा वो क्या होगा, अधिकतम होगा। ये जो वलय यहाँ पे देख रहे हैं, इस वलय के अक्ष पर क्या होगी, तीव्रता अधिकतम होगी। तो उसके लिए आगे हम लोग देखते हैं। तो इसके बाद ये वाला हेडिंग के अंदर ही नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लगाए, वलय के अक्ष पर अधिकतम तीव्रता के स्थिति के लिए तो उस कंडीशन पे अधिकतम तीव्रता कब होगी, अधिकतम तीव्रता होगी इस वलय के अक्ष पर। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस वलय के अक्ष की जो दूरी है उसकी मान हमें निकालना पड़ेगा। मतलब x का जो मान है, ये जो बिंदु P है ये अक्ष पर आ जाएगा, तो x का मान हमें क्या मिलेगा, इस x के मान को हमें क्या करना है, आगे डेरिवेशन के थ्रू निकालना है। ठीक, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे तीव्रता मिली है E, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें अवकलन करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हमें मिलेगा डी ई के बटा डी एक्स बराबर 0। अब ई का मान यहाँ पे क्या है, ई का मान जो यहाँ पे आप देख रहे हैं उसी मान को यहाँ पे उठा के रख लो। ई का मान आप लोग देख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू एक्स के बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर घाते 3/2, और इसका मान किसके बराबर हो गया, 0। अब इसका हमें क्या करना है, इसका हमें करना है अवकलन। तो इसके आगे हम लोग क्या लगा देंगे, डी के बटा डी एक्स, इसके आगे हम लोग क्या लगा देंगे, डी के बटा डी एक्स। ठीक, ये हो गया है। अब इसमें जो आपको नियतांक दिख रहा है, जो आपको कांस्टेंट दिख रहा है, उसको आप हटा दो, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन नहीं होता है। ठीक ना, तो कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट आपका है क्यू के बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पे अवकलन किसका होगा, डी के बटा डी एक्स, एक्स के बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
पावर में 3/2, इसी पूरे का क्या होगा, अवकलन होगा, और इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग भाग दे देंगे तो 0 के बटा इस संख्या बराबर 0 मिल जाएगी हमें। आगे अब इसका हम लोग अवकलन करेंगे, तो अवकलन के लिए आप लोग क्या जानते हैं, ये जो वैल्यू है इसको आपको ऊपर भेजना पड़ेगा, तो d के बटा dx इंटू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर में -3 के बटा 2, और ये ब्रैकेट 1 बराबर 0। ठीक, इतना हो गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को हटा देते हैं। तो अवकलन करने के लिए पहले हम लोग फर्स्ट फंक्शन को लेते हैं, फिर सेकेंड फंक्शन को लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए आपको अवकलन कैसे करना है। तो अवकलन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को ले लिए, फिर अवकलन किसका करेंगे, सेकेंड फंक्शन का। तो ये हमारा एक्स फर्स्ट फंक्शन हो गया, इसको आप बाहर निकालेंगे और अवकलन आपका सेकेंड फंक्शन का होगा। तो डी एक्स और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर -3/2। ठीक, फिर प्लस करेंगे, अब इस वाले को आप बाहर निकालोगे और अवकलन किसका होगा, सेकेंड फंक्शन का। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर घात में -3 के बटा 2, और अवकलन होगा d/dx, एक्स का अवकलन होगा बराबर 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x हो गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे -3 के बटा 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं हम लोग, और पावर में -3/2, ठीक, -1। अब यहाँ पे जो ये दोनों का फिर अवकलन होगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर तो हमारा नेतांक, इसका तो अवकलन 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो हमें 2x मिलेगा। अब ये वैल्यू आई कैसे, इसको हम लोग देखते हैं। अवकलन करने का फॉर्मूला होता है d/dx इंटू एक्स पावर n। तो इस कंडीशन में अगर ऐसा कोई संख्या इसका अवकलन करना तो हमें nx पावर n-1 मिलेगा। तो n क्या है, ये वाला घात, तो घात आगे आ गया, फिर ये संख्या आ गया आपका x, और x पावर क्या है -3/2, तो n का वैल्यू -3/2 है, और -1 यहाँ पे लगा दी। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो ये दोनों बचा हुआ, मतलब अब इस घात को भूल जाओ, अब इसके अंदर वाली संख्या का अवकलन होगा। तो ए स्क्वायर तो हमारा नियतांक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो हमें 2x मिलेगा। ठीक, अब उसी तरीके से प्लस कर लेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर में -3/2, और x का अवकलन करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, इंटू 1 बराबर 0। अब आगे देखिए, ये 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, ये 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, और x का गुणा इसमें हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, -3x स्क्वायर, 3 का इसमें गुणा कर दे, x और x का गुणा -3x स्क्वायर, और ब्रैकेट में मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -5/2, और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर में -3/2 बराबर 0। अब हम लोग कॉमन कर लेंगे ये वाली संख्या को, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर में -5/2 को कॉमन करेंगे तो हमें -3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ पे -3/2 है, और यहाँ पे भी -3/2 है। ठीक, इसमें क्या किया गया कि -5/2 आया है, इसमें एक को घटाया गया तो हमें -5/2 मिला। इसका मतलब अगर इसको और इसको देखें तो एक क्या है, इससे बड़ा है, इससे ये वाला जो संख्या है वो क्या है, एक बड़ा है, तो अगर इसके पावर में एक बच जाएगा, मान लो इस तरीके से इसके पावर में एक बच गया। ठीक, इस तरीके से भी समझ सकते हो, ठीक ना, या फिर डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, बराबर क्या हो गया 0। अब ये वाला तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 से भाग दे देंगे, इस वाली संख्या को 0 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और हमें मिलेगा -3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में से हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, -2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। अब इसको हम लोग उस तरफ दे देंगे, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा -2x स्क्वायर बराबर -a स्क्वायर, अब माइनस से माइनस कट गया, हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के बटा 2। अब हमें x का मान यहाँ पे निकालना है, x का मान क्या हो जाएगा, x का मान निकालने के लिए इसके ऊपर हमें कड़ी लगाना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर के बटा 2। अब कड़ी के बाहर जो संख्या आएगा वो क्या हमें मिलेगा, x बराबर प्लस माइनस ए के बटा 2। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो केंद्र है, इस केंद्र से ए के बटा यहाँ पे कड़ी में 2 होगा,
एक बटा कड़ी में 2। इस केंद्र से एक बटा कड़ी में 2 दूरी पर केंद्र से दोनों ओर जो तीव्रता मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी? 0 मिलेगी, क्योंकि x का मान हमें क्या मिल रहा है? एक बटा कड़ी में 2 मिल रहा है। तो इसी कंडीशन में हमें जो तीव्रता मिलेगी वो क्या मिलेगी? अधिकतम मिलेगी। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं अतः वलय वलय के केंद्र O से 1 के बटा कड़ी में 2 दूरी पर तीव्रता अधिकतम मिलेगा। ठीक ना? ये आपका क्या हो गया? पूरा कंप्लीट डेरिवेशन था किसी गोली कोष या किसी वलय के कारण या किसी आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। तो फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।